आप सभी लोगों का AB यूथ क्लासेज परिवार में स्वागत है। हम लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं मैथ के अंतर्गत, जिसमें हम लोगों ने पहला भाग पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति का भाग 2। यह संख्या पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कह सकते हैं एक मैथ का बेस का कार्य करती है। इससे हर कंपटीशन में 3 से 4 प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो ध्यान से समझिए, जिन लोगों ने अगर पहला पार्ट नहीं देखा हो तो उसको देखिए और उससे नोट्स बनाइए। तो आज शुरू करते हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का भाग 2। आज हम लोग पढ़ेंगे जो संख्याएं होती हैं कितनी प्रकार की, जैसे पूछ देता है कि यह संख्या परिमेय है, अपरिमेय है, विषम है, सम है, या सबसे छोटी अभाज्य संख्या या सबसे छोटी सम संख्या, ये सब चीज़। तो स्टार्ट करते हैं संख्याएं। संख्याओं में सबसे पहली संख्या प्राकृतिक संख्या, अंग्रेजी में इसे कहते हैं नेचुरल नंबर। तो देखिए नेचुरल नंबर होता क्या है, समझिएगा ध्यान से। अगर किसी छोटे बच्चों को कहा जाए कि आप संख्याएं या गिनती गिनो, तो वो क्या स्टार्ट करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो जो व्यक्ति के अंदर से नेचुरली रूप से संख्याएं आती हैं उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं क्या है, नेचुरल संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखिए पूर्ण संख्याएं क्या होती है। इन्हीं नेचुरल संख्याओं के अगर साथ जीरो भी हो तो यह क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। इसको समझिएगा, समझिए। देखिए यह तो नेचुरल है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाती हैं। फिर 9 के बाद 10 करना होता है, तो हमें कोई ऐसी संख्या चाहिए जिससे संख्याएं आगे बढ़े, तो 1 के साथ जीरो जुड़ जाता है। ठीक है ना, फिर 10 11 12 13 14 ऐसी संख्याएं बनती जाती हैं। तो जीरो के आने से संख्याएं क्या होती है, पूर्ण होती हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 से अनंत तक। और प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं। प्रश्न क्या बनेगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी या होती है, तो उत्तर क्या करेंगे आप। ठीक, फिर एक प्रश्न बनता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, तब उत्तर क्या बनेगा आपका, 0। तो याद रखेंगे इन चीजों को। चलिए अगला है सम संख्याएं, इवन नंबर। ठीक है, तो सम संख्याएं वे होती हैं जो संख्या 2 से विभाजित होती हैं, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। मतलब साधारण लैंग्वेज में समझे तो जो संख्याएं 2 से कटती हैं वो क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12, ये सब क्या हैं, सम संख्याएं हैं। अगला है विषम संख्याएं, ऑड नंबर। तो देखिए ऑड नंबर क्या होता है, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। देखिए ये सम संख्याएं थे जो 2 से विभाजित होती हैं, और विषम संख्याएं क्या होगा, जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, वही क्या होती है संख्याएं, विषम संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी संख्याएं, 1 3 5 7 9, ये क्या है, सब संख्याएं विषम संख्याएं हैं। ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न यहां बनेगा कि सबसे छोटी विषम संख्या, तो उत्तर होगा 1। ठीक है, क्लियर रहिएगा। सबसे छोटा सम संख्या, तो उत्तर रहेगा 2। यहां लोग कंफ्यूज होते हैं, 3 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन विषम संख्या सबसे छोटी क्या है, 1 है। चलिए अगला देखते हैं, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। तो देखिए प्राइम नंबर का क्या कहता है, वे संख्याएं या तो 1 से या तो स्वयं से। अगर कोई संख्या 1 से और स्वयं से केवल विभाजित होती है, उस संख्या को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, देख समझिए, 2 3 5 7 11 13, ये सब क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। या तो यह 1 से कटेगा या स्वयं से कटेंगे, और किसी संख्या से यह विभाजित नहीं होती, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। अब यहां पर एक सबसे अच्छा प्रश्न बनता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो उत्तर क्या होगा, 2 होगा। इसको महत्वपूर्ण रूप से आप नोट करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अगला है भाज्य संख्याएं। देखिए भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, समझिएगा, वे संख्याएं जो एक स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित होती हैं। देखिए हमने क्या कहा, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से विभाजित होती हों और स्वयं से विभाजित हों
और उसके अलावा किसी अन्य से विभाजित होती हों, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसमें क्या था अभाज्य में कि एक और स्वयं से केवल क्या होती हैं? विभाजित होती है। यहाँ एक से भी, स्वयं से भी और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती हूँ। देखिए समझिए, 4, 6, 8, 9, 10 आदि ये क्या हैं? भाज्य संख्याएं। देखिए जैसे 4 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा और 4 से भी होगा। तो 4 अपने से विभाजित हुआ, 1 से भी और 2 से, तो ये क्या है? भाज्य संख्याएं। अब यहाँ भी प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो उत्तर होगा 4। अगला है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। देखिए परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होता है अगर समझेंगे तो जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकें वो क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। इस साधारण में समझेंगे तो जो संख्याएं भिन्न के रूप में होती हैं वे सभी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 4/5, 6/7, 8/5 ये सभी क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। जिसको P/Q के या भिन्न के रूप में लिखा जा सके वो क्या होंगी? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या सीधा इसका उल्टा, जिस संख्या को P/Q के रूप में न लिखा जा सके या जो संख्याएं करणी में हो वे सभी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। दो चीज देखिएगा, जिसे P/Q के रूप में न लिखा जा सके या करणी में हो वो संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कणी में 3, कणी में 5, कणी में 7 आदि ये सब क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। सअभाज्य संख्याएं, देखिए सअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? 2 या 2 से अधिक संख्याएं हों, उनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, वे संख्याएं सअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो वे संख्याएं क्या, कैसी संख्याएं कहलाती हैं? सअभाज्य संख्याएं। जैसे समझिए 5 और 7 यह दोनों संख्याएं सअभाज्य संख्याएं हैं। कैसे? इन दोनों का कॉमन, जैसे 5 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 5 आएगा, 7 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 7 आएगा। तो कोई ऐसा गुणनखंड अगर कॉमन मिल जाएगा तो वो नहीं होगा, लेकिन इसमें केवल एक कॉमन हो वे संख्याएं क्या होती हैं? सअभाज्य संख्याएं। जैसे हमने बोल दिया 3, 9 क्या सअभाज्य संख्याएं हैं? तो देखिए 3 का करेंगे तो 1 गुणे 3, 9 का करेंगे तो 1 गुणे 3 गुणे 3। तो देखिए यहाँ 1 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, तो 1 के अलावा अधिक गुणनखंड कॉमन है तो यह सअभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है, जैसे पूछ दिया 3, 5 हैं तो 3 और 5 में कोई गुणनखंड कॉमन नहीं है, बस 1 मिलेगा तो कहेंगे यह सअभाज्य संख्याएं हैं। तो चलिए देखते हैं और संख्याओं के कुछ प्रकार है। एक होता है वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। ठीक है ना? तो देखिए वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जो आपकी पूर्ण संख्याएं हैं वही सब क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, और काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं जो काल्पनिक रूप से ही हो, उसको सॉल्व न किया जा सके, वो क्या कहलाती हैं? काल्पनिक संख्याएं। इसमें अधिकतर क्या होता है? ये करणी में कोई माइनस में संख्या होता है तो वह क्या होता है? काल्पनिक संख्या। जैसे करणी में -3, करणी में -4 ये सब क्या है? काल्पनिक संख्याएं हैं। उत्तरवर्ती, अनुवर्ती या अग्रवर्ती ये तीनों एक ही संख्या है। जैसे प्रश्न दे देगा 672 का उत्तरवर्ती संख्या बताइए, या अनुवर्ती संख्या या अग्रवर्ती संख्या बताइए। तो उत्तरवर्ती का मतलब होता है ठीक अगली संख्या, उसी को क्या कहते हैं? इस संख्या का उत्तरवर्ती, अग्रवर्ती या अनुवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे 6786 का अग्रवर्ती बताइए तो सीधे अगला 6787 हो जाएगा। ठीक है, अगली संख्या, ठीक अगली संख्या। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब होता है किसी संख्या का पूर्ववर्ती ठीक उसके पहले की संख्या। जैसे 698 का पूर्ववर्ती होगा, मतलब ठीक पहले कौन सी संख्या आई होगी? 697। तो यह इसका क्या होगा? पूर्ववर्ती होगा। पूर्ववर्ती का मतलब ठीक पहले। जैसे 999 की पूर्ववर्ती बताइए
तो पूर्व पहले क्या आया होगा 998, तो यही क्या होगा पूर्ववर्ती संख्या। चलिए अब हम लोग सीखते हैं इकाई अंक ज्ञात करना। यह काफी महत्वपूर्ण है, अगर आपने सीख लिया तो 10 सेकंड में आप उत्तर देंगे और 1 नंबर का आपका परीक्षा में काम बन जाएगा। तो देखिए इकाई अंक ज्ञात करना, इकाई अंक ज्ञात करने का मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 6893, अगर इसमें पूछे इकाई अंक क्या होगा तो बता सकते हैं। हमने बताया था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो यह क्या हो गया 3, हमारा उत्तर हो जाएगा इकाई अंक कितना है 3 है। ठीक है, तो परीक्षाओं में ऐसे नहीं पूछा जाता, आपको गुणा करके पूछा जाता है। समझिए, जैसे मान लीजिए 23 गुणे 22 में इकाई अंक बताइए, तो अगर दो संख्याओं में रहता 8 गुणे 8 में इकाई अंक बताइए, तो 8 का गुणा 8 में करते हैं तो 64, और इकाई अंक क्या बता देते हैं 4। ठीक, लेकिन इसमें क्या है 23 गुणे 22, तो 23 गुणे 22 लंबा जाएगा, गुणा करेंगे तो इकाई अंक बताएंगे। तो देखिए इसमें क्या एक ट्रिक काम करता है, इकाई अंक पूछा है ना, तो आप इकाई को ध्यान दीजिए, इकाई अंक इसमें 3 है और इकाई अंक इसमें क्या है 2, और इकाई अंक का गुणा इकाई अंक में करिए, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6, यही हमारा क्या हो जाएगा 23 गुणे 22 बराबर इसमें इकाई अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको इकाई अंक ध्यान देना। जैसे मान लीजिए 12 गुणे 24 गुणे 26 गुणे 13 पूछ दिया, इसमें इकाई अंक बताइए, तो आपको बस इकाई अंक ध्यान देना। देखिए इकाई अंक 2 का गुणा 4 में करेंगे 8। ठीक, अब यहाँ अगले इकाई अंक, अब देखिए यहाँ 8 आ गया तो अगले इकाई अंक गुणा करिए, 8 का गुणा 6 में करेंगे तो 48, 48 का इकाई अंक 8, फिर 8 का गुणा अगले इकाई अंक में करिए, 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 24, तो लास्ट में इकाई अंक क्या आया 4, तो उत्तर हम लिख देंगे इकाई अंक कितना होगा 4। मतलब बस आपको इकाई में इकाई का गुणा करना है, और जो लास्ट में आई वही क्या होगा इकाई अंक होगा। एक और उदाहरण देखते हैं। देखिए जैसे है 698 गुणे 672 गुणे 534 गुणे 612 में इकाई अंक होगा, तो गुणा करिए। देखिए 8 का गुणा 2 में करेंगे 16, इकाई अंक कितना आया 6। देखिए 16 आएगा तो हमें इकाई अंक लेना है बस 6 का गुणा अगले इकाई अंक में, 6 का गुणा 4 में करेंगे तो 24, तो इकाई अंक क्या लेंगे 4। अब 4 का गुणा अगले इकाई अंक में, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8, तो कर देंगे इसमें इकाई अंक कितना होगा 8 होगा। क्लियर, चलिए एक और देख लीजिए। जैसे 390 गुणे 433 गुणे 688 गुणे 966। अब देखिए 0 का गुणा इकाई अंक 0 है, 0 में करेंगे 0, फिर 0 का गुणा 0 करेंगे तो 0, फिर 0 आएगा। देखिए अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 आपको दिख गया तो हमेशा उसका इकाई अंक क्या आएगा 0 ही आएगा, क्योंकि 0 में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 ही होता जाएगा। चलिए, तो आशा है कि यह इकाई अंक आप निकालना सीख गए होंगे। अब देखिए टाइप 2 देखते हैं, जिससे इकाई अंक पूछता है। ठीक है ना, टाइप 2 में क्या होता है घातांक के रूप में रहता है। जैसे मान लीजिए 34 पर पावर 43 में इकाई अंक बताइए, इकाई अंक होगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एक तरीका है। पहला स्टेप उसमें क्या है कि आप घात में 4 से भाग देंगे, घात में 4 से भाग देंगे। 4 से ही क्यों भाग देंगे, क्योंकि पता है सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। भाग देने के बाद शेष जो आए उसको घात के रूप में लिखते हैं, शेष को घात के रूप में लिख देते हैं। यह दूसरा स्टेप है। तीसरा, अगर शेष 0 आए तो उसको हम 4 बना लेते हैं। अब देखिए कैसे होता है, 34 पर घात 43, तो इसका मतलब हुआ 34 गुणे 34 गुणे 34 43 बार, फिर उसका गुणा करके निकालेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए हमने कहा घात में, घात क्या है 43, तो 43 में आप 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 दहा में 40, शेष कितना बचेगा 3। 43 में आप 4 से भाग देंगे तो शेष 3 बचेगा। फिर हमने कहा शेष घात पर लिख देते। देखिए यहाँ पर एक सूत्र लिख सकते हैं
इकाई अंक लिखते हैं और उसके ऊपर घात लिख देते हैं। देखिए इकाई अंक क्या है 4 और घात शेष कितना आया है 3। तो 4 पर घात 3 का मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4। 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16 और 16 का 6 का गुणा 4 में करेंगे तो 24। तो इकाई अंक कितना आ गया 4 आ गया। हमारा यही क्या होगा उत्तर होगा। अब देखिए एक और उदाहरण देखिए। जैसे मान लीजिए है 6882 पर पावर 200। ठीक है, अब हमने क्या कहा घात में आप 4 से भाग दीजिए। 200 में आप 4 से भाग देंगे तो भाग क्या हो जाएगा पूरी तरह से चल जाएगा और शेष क्या बचेगा 0। फिर आप इकाई के ऊपर घात लिख देंगे, इकाई के ऊपर शेष लिखते हैं। ठीक है ना। तो देखिए इकाई अंक इसमें क्या है 2। अब एक चीज याद रखिए, जब हमने कहा शेष 0 आता है तो उसको हम 4 में बदल देते हैं। तो 0 न लिखकर हम शेष क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। अब क्या हो गया 2 पर घात 4 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 का इकाई अंक 6। तो इसमें इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 होगा। देखिए एक और उदाहरण देखिए 199 पर घात 58। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 58 में 4 से भाग देंगे तो 14 चौक 56। शेष क्या बचेगा देखिए जब आप 4 से भाग देंगे 58 में तो 14 बढ़ जाएगा और 14 चौक 56 शेष बचेगा 2। अब क्या हमने कहा इकाई अंक के ऊपर शेष लिख दीजिएगा घात के रूप में। तो इकाई अंक क्या है 9 और 9 के ऊपर शेष कितना आया है 2। तो 9 पर घात 2 का मतलब 9 गुणे 9 मतलब 81 और 81 का इकाई अंक 1। तो हम कहेंगे 199 पर घात 58 का इकाई अंक कितना होगा 1 होगा। इकाई अंक पूछने का तीसरा तरीका टाइप 3। 2 तरीके से पूछता है। हमने आपको पहले बताया कि गुणा के रूप में रहता है या घात के रूप में रहता है, दोनों आपको समझ में आ गया। तीसरा टाइप यह इंपॉर्टेंट है, आपके यूपी टेट में इससे प्रश्न कई बार बन चुके हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। यूपी टेट का एक क्वेश्चन ले रहे हैं, आया था 3 पर घात 99 माइनस 3 पर घात 50 में इकाई अंक होगा। ठीक है, तो ध्यान समझिए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 3 पर घात 99 है तो 99 में आप 4 से भाग देंगे तो 24 चौक 96। तो शेष कितना बचेगा 3। अगला है 50 घात, 50 में भी आप 4 से भाग देंगे तो 12 चौक 48, शेष बचा 2। ठीक है, अब इसको लिखते हैं, यहाँ पर 3 बचा है तो 3 पर घात लिखते हैं 3 माइनस 3 है यहाँ, इस वाले में कितना शेष बता था 2। अब इसी को सॉल्व करिए। 3 पर घात 3 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 3 27 माइनस 3 गुणे 3 बराबर 9। 27 में से 9 गया 18। तो 18 में इकाई अंक क्या है 8। तो हमारा उत्तर बनता है इसमें इकाई अंक कितना होगा 8 होगा। अगला उदाहरण देखिए, एक प्रश्न 5 पर घात 21 धन 5 पर घात 23 में इकाई अंक होगा। तो देखिए 21 में आप 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 1। फिर 23 में आप 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 5 चौक 20, शेष कितना बचेगा 3। अब इसको लिखेंगे, यहाँ पर 1 बचा है तो 5 पर घात 1 धन यहाँ पर कितना बचा है 3, तो 5 पर घात 3। 5 पर घात 1 का मान 5 और 5 पर घात 3 का मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25 और गुणे 5 125। 125 और 5 130 और 130 में इकाई अंक कितना है 0। तो उत्तर हो जाएगा इसमें इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। तो संख्या पद्धति में अगला टाइप है योग से संबंधित प्रश्न पूछता है। जैसे प्रश्न है यह, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। प्रथम 10, देखिए प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही क्या है सभी प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं, इन्हीं का योग पूछा है। ठीक है, तो आप जोड़ सकते हैं, ये छोटी चीज है, जोड़ लेंगे। लेकिन देखिए 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45 10 55 ये आ गया।
लेकिन क्या आप हर बार ऐसा कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि अगर बोल दिया मान लीजिए प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा, तो लिखकर आप जोड़ नहीं पाएंगे, उसके लिए एक सूत्र चाहिए आपको। देखिए सूत्र क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होगा n प्लस 1/2। n क्या है? जितनी संख्याओं का योग पूछा रहे, ठीक है। n का मतलब संख्या है, या इसको अपने भाषा में लिख सकते हैं, सूत्र याद कर सकते हैं, संख्या गुणे n प्लस का मतलब अगली संख्या, बटा 2। चलिए, तो सूत्र याद आपको करना है कि जब योग पूछे तो संख्या गुणे अगली संख्या बटे 2 करना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर संख्या कितना पूछा है? 10, तो संख्या की जगह लिखेंगे 10, अगली संख्या 11/2। 2 से 10 को काटेंगे 5 बार में, 11 गुणा 5 में करेंगे तो 55। देखिए आ गया यही, ठीक है। अब देखिए इसी में मान लीजिए एक और उदाहरण है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। तो प्रथम 50, तो संख्या 50 गुणे अगली संख्या 51/2, यही क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे 25 बार में, ठीक है। 25 गुणे कितना हो जाएगा? 51, इसका गुणा कर लीजिए आप, 25 25 25 1275, ठीक है। तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? 1275 होगा। देखिए अगला प्रश्न इस पर बनेगा, 51 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। तो समझिएगा 51 से पूछा है और आपको 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग निकालने का सूत्र है। तो आप समझिए यहाँ पर 1 से आएगा 50, फिर यहाँ स्टार्ट होगा 51 से लेकर 100 तक। देखिए 2 भाग हो सकते हैं, 1 से 50 फिर 51 से 100, हो सकता है ना। तो आप ऐसा करेंगे, 1 से लेकर 100 की संख्याओं का योग निकालेंगे, ठीक है। उसमें से 1 से लेकर 50 वाले को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। पहले पूरा निकालेंगे, उसमें से यह वाला हटा देंगे, तो 51 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग आ जाएगा। तो देखिए पहले 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? 100 तक पूछा है तो 100 गुणे अगली संख्या 101/2, ठीक है। सूत्र यही है। अब देखिए 100 को इसको कटाएंगे तो 50 बार में, फिर 50 का गुणा 101 में करेंगे तो आएगा 50 50। अब देखिए अब हम निकालेंगे 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग। तो 1 से लेकर 50 तक, तो 50 गुणे अगली संख्या 51/2, ठीक है। 2 से 50 को काटेंगे तो आएगा 25 बार में, 25 का गुणा 51 में करेंगे तो आएगा 1275। अभी जस्ट अगले क्वेश्चन में हमने गुणा किया था। तो अब समझिए ध्यान से, 1 से लेकर 100 तक संख्याओं के योग कितना आया है? 5050 पूरा यहां से लेकर यहां तक। और 1 से लेकर 50 तक के संख्याओं का योग कितना आया है? 1275। हमें प्रश्न में पूछा है 51 से लेकर 100 तक, मतलब इन संख्याओं का योग पूछा है, तो हम टोटल में से इस संख्या को घटा देंगे तो यहां का योग मालूम होगा। तो देखिए क्या करेंगे, 5050 में से 1275 घटा देंगे तो वही क्या होगा? 51 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। तो घटाइए तो 3775 कितना आएगा? 3775, ठीक है। इस पर यह भी प्रश्न बनता है, जैसे प्रथम 20 सम संख्याओं का योग होगा। देखिए यहां पर सम संख्याओं का योग पूछा है, इसमें प्राकृतिक या ये नहीं बोला कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। देखिए प्राकृतिक संख्याएं आपका 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ऐसे करके चलता है। तो इसमें यह बस सम संख्या की बात कर रहा है। सम संख्या मतलब 2 4 6 8। तो पहली सम संख्या आपकी 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, इस तरह 20 संख्याओं का योग पूछा है। तो देखिए इसके लिए सूत्र क्या होता है, सीधे संख्या गुणे अगली संख्या हम कर देते हैं, वही उत्तर हो जाता है। संख्या गुणे अगली संख्या बटा 2 करते हैं तो प्राकृतिक संख्याओं का योग आता है, इसमें बटा 2 नहीं करेंगे। बटा 2 क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि देखिएगा प्रथम 20 सम संख्या है तो 20वीं सम संख्या 40 होती है। जैसे पहली
सम संख्या 2 है तो 20वीं क्या होगी 40, तो 2 गुना तो हो जाता है, तो 2 से हम भाग नहीं देते हैं। तो बस आप यह याद रखिए कि जब प्रथम सम संख्याओं का योग पूछे तो सूत्र लगाएंगे संख्या गुणे अगली संख्या। तो संख्या 20 गुणे अगली संख्या 21, गुणा करिए 20 का गुणा 1 में करेंगे 20 का गुणा 1 में करेंगे 0 2 20 दूनी 40 2 42, कितना आ गया 420। प्रथम 20 सम संख्याओं का योग कितना होगा 420 होगा। अब देखिए एक और चीज है, प्रश्न है प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग, तब सूत्र होता है सीधे संख्या का स्क्वायर या वर्ग। जितनी भी संख्याओं का पूछे रहे उसका वर्ग कर दीजिए, आपका उत्तर आ गया। तो देखिए कितने संख्याओं का पूछा है 30 संख्याओं का, तो हम 30 संख्या का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। 30 का वर्ग मतलब 30 गुणे 30, 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 और 2 0 900, ठीक है। तो आपने 3 चीजें सीखा। जब प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे तो हम संख्या गुणे अगली संख्या बटा क्या करते हैं 2। जब सम संख्याओं का पूछे प्रथम तो हम बस संख्या गुणे अगली संख्या करते हैं, ठीक। फिर विषम संख्याओं का योग पूछे तो हम संख्या का क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो आशा है कि आज का सेशन भी आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, लोगों तक शेयर करिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, नोट्स जरूर बनाइएगा। धन्यवाद।